हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एच सिंह एकेडमी पर। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, हमारे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत करीबी आ चुके हैं और इन एग्ज़ाम्स के लिए हम एक वीडियो लेके आए हैं आपको। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ये जो क्वेश्चन आपका बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को पूरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा और बड़े ही इजी वे से हम कराने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। आ जाइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए। जैसे कि क्वेश्चन जो है वो है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। यानी कि हम लोग अनुगमन वेग होता है उसके आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कैसे कर सकते हैं, ओम के नियम को कैसे निकाल सकते हैं, किसके आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर। तो इसको हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन लगेगा आपको जब आप पूरी वीडियो देखेंगे, लेकिन वैसे आपको टफ लगता होगा, लेकिन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है जब आप वीडियो में देखेंगे समझेंगे तो। क्या होता है बेटा, हम इसके लिए पता करने के लिए कोई एक चालक छड़ यानी कि जो होती है ले लेंगे। यानी कि कोई तार हो या कोई भी एक चालक हो, यानी कि जिसमें हमारा वैद्युत धारा प्रवाहित हो सके, एक ऐसा कुछ ले लेंगे जिसे हम लोग कोई छड़ या तार के रूप में मान सकते हैं। जिसकी हमने लंबाई को मान लिया बेटा, उसकी जो लंबाई होगी उसकी लंबाई को हम लोग एल मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा? स्मॉल एल मान लेंगे। उसके बाद में देखेंगे उसकी जो अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट का मतलब ये है बेटा, ये वाली, ये जो है आपका ये देखा जाए तो ये जो अनुप्रस्थ काट है, ये इसको अनुप्रस्थ काट बोलते हैं हम लोग। तो ये जो हमारी अनुप्रस्थ काट है, इसका जो क्षेत्रफल एरिया है वो हमने बेटा ए मान लिया। क्या मान लिया? उसका जो एरिया है उसको हमने मान लिया बेटा ए, ये। और चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उसे हमने आयन मान लिया। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये जो हमारा पूरा का पूरा चालक है, इस पूरे चालक के अंदर एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बेटा, उसको हमने एन मान लिया। क्या मान लिया? एन मान लिया। और इसके बाद में हमने देखा कि चालक जो है, जब चालक छड़ के सिरों पर, यानी अब जो चालक है इस चालक के सिरों पर हम क्या काम करेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे। जब तो बैटरी से जोड़ने के बाद में इसमें क्या होगा, एक विभवांतर लगेगा। क्या करेगा? विभवांतर लग जाता है, यानी विभवांतर इसमें उत्पन्न करेंगे। जो चालक होगा इसके अंदर क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे। बेटा हमने देखा इसको, देखो ये बेटा बैटरी से जोड़ दिया है। और जब बैटरी से जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, इन सिरों के मध्य में, ये एक सिरा और इन सिरों के मध्य में क्या होगा, एक विभवांतर अंतर लग जाएगा, यानी विभव में अंतर उत्पन्न हो जाएगा। तब उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी क्या होगा कि उनका अनुगमन जो वेग होगा वो वीडी होगा। क्या होगा? अनुगमन वेग होगा बेटा, वो क्या होगा, वीडी होगा। यानी वीडी से गति करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनका अनुगमन वेग मतलब वो से गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसी आप लोग समझ चुके हैं, पीछे वीडियो में हमने समझाया है आपको। अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जरूर देखें, तो आप वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग होता क्या है। ठीक है बेटा? तो कहने का मतलब है कि जो हमारे पास कोई एक चालक तार होगा जिसकी लंबाई हम लोग एल मान लेंगे, आप कुछ भी मान सकते हैं, एल मान लेंगे। उसके बाद उसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग कैपिटल ए मान लेंगे। और उसके बाद देखेंगे इसके अंदर प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने मान लिया एन, यानी कुछ भी हो सकती है, गिनती नहीं हमारी, तो इसलिए हमने एन मान लिया। ठीक है? जब चालक छड़ जो होगी, अब जो ये जो चालक छड़ है इस पर क्या करेंगे, अब हम बैटरी से जोड़ देंगे इसको। चालक छड़ को क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे। बेटा देखो यहाँ पर ये बैटरी लगाई हुई है, जिसको एक तार यहाँ से ये इधर आ रहा है और एक तार इसका ये इधर से इधर आ रहा है। ये वाला इसका प्लस का सिरा है और ये वाला इसका माइनस। एक सिरा इसका, ये सिरा आपका प्लस का और एक सिरा ये माइनस का है। तो इस टाइप से इसको बैटरी से हमने जोड़ रखा है बेटा। जैसे हम जोड़ेंगे तो इसके सिरों के मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। बेटा क्या होगा? विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और जो विभवांतर उत्पन्न होगा जिस कारण इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो गति करने लग जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे अनुगमन वेग से। कैसे करेंगे? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का मतलब बहुत ही क्षीण नगण्य वेग, जो धन आयनों से इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकराते हुए गति कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकराते हुए गति कर रहे हैं, जिस कारण उनको जो बैटरी से ऊर्जा मिलती है वो उनकी नष्ट हो चुकी होती है। इस कारण वो बहुत ही क्षीण धीमी गति से मतलब कि धीमे वेग से गति करते हैं।
तो यही उनका अनुगमन वेग होता है। तो अनुगमन वेग से ये क्या कर रहे होते हैं, गति कर रहे होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ पाए कि हमने ये चीज़ को ऐसे माना है। अब मानते हैं चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसमें उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जो हम लोग चालक होगा, इस चालक में जैसे ही हम लोग बैटरी लगाएंगे और बैटरी लगाने के बाद इसमें विभवांतर जो उत्पन्न होगा, अब विभवांतर उत्पन्न होगा तो विभवांतर के कारण इसमें एक वैद्युत क्षेत्र लगेगा। क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र लग जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी बेटा, वो आप देख पा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर रहती है। हमेशा याद रखो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है प्लस से माइनस की ओर रहती है, यानी कि जो अनुगमन वेग है मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, उनके विपरीत दिशा में, उनके विपरीत दिशा में। अब इसमें जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो ये वैद्युत क्षेत्र होगा, उसकी तीव्रता कितनी होगी, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी बेटा, वो तीव्रता होगी, वो हम देखेंगे इसके अंदर प्रत्येक, इसका जो आयतन है वो, यानी कि इस चालक का आयतन तथा इस चालक की लंबाई का अनुपात ही इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। यानी कि किसी चालक के लिए, किसके लिए, किसी चालक के लिए। तो हमने यहाँ से देखा बेटा, इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होगा, क्या होगा बेटा, ई बराबर होगा V अपॉन एल। क्या होगा, E बराबर V अपॉन एल होगा। इसको हम लोग बेटा इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अंदर क्या होगा कि जब चालक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत वैद्युत बल, अगर देखा जाएगा इसमें जो चालक होगा, इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब उन इलेक्ट्रॉनों पर क्या होगा, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वैसे ही इन पर इलेक्ट्रॉनों पर क्या होगा, एक बल लगेगा। क्या लगेगा, बल लगेगा। और वो बल कितना लगेगा, वो बल कितना लगेगा, तो वो बल लगेगा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में लगेगा। कितना लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। और उसके जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर लगेगा, यानी गुणनफल के बराबर लगेगा। यानी कि उसमें जो आपका बेटा देखा जाए तो ये कह रहे हैं, चालक में उपस्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन में कार्यरत जो बल होगा वो लगेगा एफ वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वैक्टर, ई कैपिटल ई वैक्टर स्मॉल ई। यहाँ पर बेटा कैपिटल जो ई है वो आपको बता रही है कि वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर जो ई है, स्मॉल ई है, ये बता रहा है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश है। अब यहाँ बेटा माइनस जो है, अब वो माइनस क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि ये जो माइनस है, ये माइनस ये बता रहा है कि ये जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। बेटा यहाँ डायग्राम से देखेंगे आप लोग, तो देखो बेटा इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों पर इसमें चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा बेटा, वो इधर साइड को ऐसे करके दिशा होगी इसकी, लेकिन वहीं इन इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगेगा वो इधर दिशा को लगेगा। किधर को, इधर को बेटा। तो देख रहे हैं आप, वैद्युत क्षेत्र आपके लेफ्ट साइड में है, माइनस की ओर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं वो प्लस की साइड में जा रहा है। तो इसका मतलब है इस प्लस की तरफ बल किधर लग रहा है, प्लस की तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब है इस पर जो बल लगेगा बेटा वो लगेगा विपरीत दिशा में, मतलब वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। यहाँ तक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। हम यहाँ से देख लेते हैं कि अब जो बल लगा वो उसको हमने मान लिया समीकरण सेकंड मान लिया, इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल ई वेक्टर इंटू ई वेक्टर स्मॉल ई। तो ये हमारी समीकरण में 2 हो जाएगी। अब इसके बाद देखेंगे कि यहाँ से ये चीज़ है, अब बेटा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब मान लो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। अब जो द्रव्यमान होगा तो वो जो वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वैद्युत क्षेत्र के कारण उसमें क्या करेगा, गति करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करेगा। उस पर जब बल लग रहा है तो वो गति करेगा। अब जो गति करेगा बेटा, वो गति जो होगी उसकी त्वरित गति होगी। कैसी होगी, त्वरित गति होगी। तो त्वरित गति जो होती है, त्वरित गति के लिए हम लोग जानते हैं, हमारे पास सूत्र होता है बेटा, ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एफ वेक्टर अपॉन एम। ये त्वरित गति के लिए हमारे पास सूत्र होता है बेटा, ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन एम। यानी कि जो उस पर बल लग रहा है वो तथा उसका उस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसका अनुपात ही आपका क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। यहाँ पर बेटा ये जो ए है,
ये आपका त्वरण है, क्या है, त्वरण है, ठीक है। तो यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन एम जो होता है त्वरण होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या काम करें बेटा, जो हमारे पास में एफ वेक्टर का मान ये जो दिया है समीकरण 2 में, ये उठा के, यानी कि जो एफ वेक्टर यहाँ पर दिख रहा है आपको ये वाला, इसकी जगह पर आप ये वाला मान जो समीकरण 2 में दिया है एफ के बराबर, यानी ये एफ बराबर दिया है माइनस का कैपिटल ई वेक्टर स्मॉल ई, तो ये मान उठा के हम लोग इस एफ की जगह रख देंगे बेटा। तो हमारे पास देखो ये वाला बन जाएगा, देखो ये माइनस तो हमारा साथ में आ ही जाएगा बेटा, यहाँ से ये बन जाएगा आपके पास, क्या बनेगा, माइनस, और एफ की जगह आ जाएगा ई वेक्टर स्मॉल ई और अपोन में एम, ये आपका बन जाएगा किसके, ए वेक्टर बराबर हो जाएगा कैपिटल ई वेक्टर स्मॉल ई अपोन में स्मॉल एम माइनस। तो इसको बेटा हम लोग क्या मान लेंगे, अब समीकरण 3 मान लेंगे इसको, ठीक है। जैसे ही आप लोग इसको बेटा समीकरण 3 मानोगे, इसके बाद हम लोग ये एक चीज़ देखेंगे कि यदि जो चालक था उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो रहे थे कि लगातार धन आयनों से टकरा रहे थे, क्या हो रहा था, धन आयनों से लगातार टकरा रहे थे। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से 2 क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय देखें तो उसे हम लोग टाउ मानते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या काम करते हैं, उसमें जो उपस्थित धनायन होते हैं उन धनायनों के साथ टक्कर करते रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों के साथ टक्कर करते रहते हैं। अब जो लगातार 2 टक्करें हों, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है वो उस इलेक्ट्रॉन की लगातार 2 टक्करें हों किसी धनायन से, उस धनायन के उस टक्करों के बीच का जो समय होता है उन दो यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन की धनायन के साथ 2 लगातार टक्करों के बीच के समय को हम लोग श्रांति काल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको, श्रांति काल कहते हैं, या औसत समय को हम लोग श्रांति काल कहते हैं। औसत समय को हम लोग श्रांति काल कहते हैं। उस श्रांति काल को हम लोग बेटा टाउ से, ये जो हमारा होता है, ये जो ग्रीक वर्ड है हमारा, ये वाला वर्ड बेटा, ये इसे हम लोग टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाउ। इसको हम लोग टाउ बोलते हैं, यानी कि उसे हम लोग किससे, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तब क्या होता है, तब किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग में, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि हो जाएगी बेटा। अब वेग में वृद्धि कितनी हो जाएगी, और वृद्धि हो जाएगी ए वेक्टर टाउ, यानी ए वेक्टर टाउ, जो आपका त्वरण था वो, और जो आपका समय लग रहा था, यानी कि जो चाल बराबर क्या होता है बेटा, चाल बराबर दूरी बटी समय, यानी कि अब यहाँ पर दूरी वो त्वरित गति कर रहा है। अब मान लो ये वेक्टर उसका त्वरण है और उसको टाउ समय लग रहा है, तो इसका मतलब उसके जो वेग है उसके वेग में वृद्धि हो जाएगी, वो हो जाएगी बेटा ए वेक्टर टाउ। कितनी हो जाएगी, ए वेक्टर टाउ की वृद्धि होती है यदि चालक में उपस्थित n मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक तापीय वेग क्रमशः, अगर उनके क्या होते हैं कि तापीय वेग, यानी कि उनमें जब वो एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं तो उनको जो ऊष्मा मिल रही होती है, उस ऊष्मा के कारण जो वेग देखा जाए, अगर उनका वो वेग देखा जाए, यानी कि ताप के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रारंभिक जो तापीय गति, प्रारंभिक का मतलब जब किसी चालक तार से जोड़ा नहीं गया, जब किसी चालक तार से जोड़ा नहीं गया, तो जो उनकी मतलब उनके अंदर जो ताप था, ताप के कारण जो ऊष्मा के कारण जो गति हो रही थी उनके अंदर, वो गति माना उनकी जो थी u1 u2 u1 वेक्टर कॉमा u2 वेक्टर कॉमा u3 वेक्टर डॉट 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 un वेक्टर रही हो। क्या हो, प्रारंभ में जो गति थी वो तापीय जो गति थी वो u वेक्टर u1 वेक्टर u2 वेक्टर u3 वेक्टर, यानी कि इस हिसाब से सभी इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग गति, यानी पहले इलेक्ट्रॉन की गति मान लो तो मान लेते हैं हम u1 वेक्टर होगी, दूसरे वाले की u2 वेक्टर होगी, तीसरे वाले की u3 वेक्टर, उस हिसाब से उसमें जब n इलेक्ट्रॉन है तो un वेक्टर हो जाएगी उनकी गति। जब ये गति होगी तो क्या होगा, कोई उनका श्रांति काल जो होगा टाउ है, तो अब जो टाउ श्रांति काल है इसके कारण इनका जो अब किसी बैटरी के द्वारा जब हम लोग देखेंगे तो बैटरी के द्वारा अगर इन्हें जोड़ेंगे तो इनका वेग मान लेते हैं हमारे पास जो होगा वो हमारे पास v1 वेग मान लो, पहले का v1 वेग, v2 वेग, v3 वेग, ऐसे करके हमारे पास में ये वेग उनके माने हमने कि वेग होंगे जो भी इलेक्ट्रॉन थे। अब बैटरी से जोड़ने से पहले हमारे पास ये वेग थे, बैटरी के जोड़ने के बाद हमारे पास, बैटरी से जोड़ने के बाद बेटा ये वेग हो गए। अब ये वेग हो गए तो ये वेग के हम लोग मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा, प्रारंभ में बैटरी से जब हमने उसको जोड़ा नहीं था, किसको, चालक तार को हमने बैटरी से जोड़ा नहीं था,
तब हमारे पास में बेटा जो वेग था वो क्या था हमारे पास बेटा, वो था u1 वेक्टर। क्या था? u1 वेक्टर। अब वो इसमें जैसे ही जोड़ दिया हमने, तो बैटरी से जोड़ने के बाद इसमें त्वरित गति के कारण इसमें क्या हुआ, इतने वेग की वृद्धि हो गई, ये वेक्टर टाउ गई। जब ये वेग की वृद्धि हो गई तो अब जो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ेगा, अब आगे की ओर जो गति करेगा तो वो किस गति से करेगा, वो पहले की जो उसकी प्रारंभिक बेटा गति थी वो, और उसमें जो वृद्धि हो गई वेग में वो, यानी कि उसकी जो वेग की जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा। यानी कि प्रारंभिक जो गति थी उसकी, तापीय गति थी वो, और उसके बाद जो वृद्धि हुई है अब वो, यानी कि दोनों उसमें चालें होंगी, जो गति होगी वो वेग हो गए, वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। और उसका जो चालक तार से जोड़ने के बाद जो पहले मान लो एक इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो मान लेंगे हमारे पास बेटा क्या बनेगा, v1 वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस e वेक्टर टाउ। इस हिसाब से दूसरे का हो जाएगा, यानी कि v2 वेक्टर इज इक्वल टू, दूसरे का हो जाएगा v2 वेक्टर इज इक्वल टू u2 वेक्टर प्लस ए वेक्टर टाउ। ऐसे तीसरे वाले का हो जाएगा बेटा v3 वेक्टर प्लस a3 टाउ प्लस ए वेक्टर टाउ। इस हिसाब से ये डॉट 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 यानी कि चलता चला जाएगा, और कहाँ तक चलता चला जाएगा, ये वी एन तक, यानी कि n इलेक्ट्रॉन है तो n तक चला जाएगा। इस हिसाब से हम लोग देखेंगे बेटा। अब क्या होता है, हमने क्या देखा था बेटा, अनुगमन वेग होता क्या है। अनुगमन वेग जो होता है, किसी भी चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी जो इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है धन आयनों से टकराने के उपरांत बहुत ही धीमी उन सभी की जो औसत वेग होता, उन सभी का जो औसत वेग होता है उसी को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है बेटा, उसको हम लोग वीडी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? वीडी से डिनोट करते हैं, वीडी। अब यहाँ से जब इनका वीडी से डिनोट करते हैं तो बेटा हमारे पास में ये सम्मान आ जाएंगे। अब वीडी यानी कि इनका औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, औसत कैसे निकालेंगे, वीडी वेक्टर इज इक्वल टू जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उन सब का वेग, कब, चालक तार को बैटरी से जोड़ने के बाद का। अब इन सब का वेग और ये कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनका नंबर n से भाग दे देते हैं। बेटा हम लोग औसत कैसे निकालते हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सबको ऐड करते हैं, यानी कि प्लस में लिखते हैं, और जितने नंबर होते हैं, अगर 10 संख्याएं हैं तो 10 से ही उतने ही नंबर से हम लोग भाग दे देते हैं, और ऊपर उनका मान जुड़ जाता है। तो ये चीज़ है कि अब मान लो n इलेक्ट्रॉन है तो उन सब n इलेक्ट्रॉन का वेग जो होगा, जितना भी होगा, उन सबको ऐड करके, और जितने इलेक्ट्रॉन थे n इलेक्ट्रॉन थे, और n ही से हम क्या कर देंगे, उसमें भाग दे देंगे। ये तो हमारा एक औसत निकालने का नियम होता है बेटा। अब ये औसत निकालने का नियम हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, v1 v2 और v3 डॉट 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 vn के हम लोग मान रखेंगे। अब ये मान कहाँ से लाएंगे, अभी देखो जस्ट हमने पीछे बेटा निकाले थे, ये देखो v1 का मान आपके पास क्या निकला था, v1 का निकला था u1 वेक्टर प्लस ए वेक्टर टाउ, और v2 का मान आपके पास ये निकला था, v3 का मान ये निकला था, और ऐसे vn का ये निकला। अब ये सब मान उठा के बेटा हम क्या काम करेंगे, इस वाले में यहाँ पर रख देंगे, कहाँ पर, vd औसत वेग में। अब यहाँ पे रखेंगे, देखो v1 की जगह बेटा, अब v1 की जगह देखेंगे तो आपके पास बेटा ये आ गया u1 वेक्टर प्लस ए वेक्टर टाउ। ऐसे v2 की जगह पे u2 वेक्टर प्लस ए वेक्टर टाउ। ऐसे u3 की जगह पे v3 की जगह ऐसे vn की जगह पे बेटा आ जाएगा, और बटे में आपको इसमें n से भाग देनी होती है, तो वो हमने n से इसमें भाग दे दिया। देखो यहाँ पर n से हमें इन्हें डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब यहाँ से बेटा हम नया क्या करते हैं, यहाँ से कम करेंगे, ये देखो आप लोग देखेंगे ये सब ब्रैकेट खोलेंगे तो वैसे ही आप देखेंगे सब मान आपके प्लस में लिखे हैं। कैसे प्लस में, तो हम लोग जितने भी u वाले मान हैं उनको एक साइड कर लेंगे बेटा, और जो ए वेक्टर टाउ वाले हैं उन सबको मानों को क्या करेंगे हम लोग बेटा, एक साइड कर लेंगे, ठीक है बेटा। इस टाइप से जब हम इन सबको एक साइड करेंगे तो आप बेटा एक चीज़ देखेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ये चीज़ मिलेगी, ये वाला पूरा देखो एक पोर्शन इसमें से निकाला है। और क्या क्या निकाला है बेटा, देखो यहाँ से देखो ये u1 निकाला है, यहाँ से ये u2 निकाला है, यहाँ से ये u3 निकाला है, और यहाँ से ये un निकाला है। तो आपके पास देखो यहाँ बना u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un, ये मिला। और ये जो n होगा, अब इसके बाद में फिर प्लस में लगाएंगे, फिर इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ से ये ए वेक्टर टाउ, यहाँ से ए वेक्टर टाउ, यहाँ से ए वेक्टर टाउ, और ये यहाँ से ए वेक्टर
टाउ मिलेगा, ये कितनी बार मिलेगा बेटा आपको, एन बार। कितनी बार, एन बार है मान लो। तो इस हिसाब से यहाँ से तो आपके पास ये बनेगा देखो पूरा, और ये जो एन होगा, अब हम बीच में प्लस का चिन्ह लगा के इनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, और सबके बटे में एन को भाग देंगे, यानी दोनों के भाग अलग अलग कर देंगे हम लोग। ये नियम को हम लोग जानते हैं, ये तो छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा। इसके बाद देखेंगे, अब यहाँ से एक चीज़ जानते हैं बेटा, इनका जो तापीय वेग होगा वो बेटा शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो चालक होता है, कोई भी चालक होता है, उस चालक को कोई भी बाहर से अगर ताप ना दिया जाए, या फिर किसी चालक से बैटरी से ना जोड़ा जाए, किसी बैटरी से ना जोड़ा जाए, तो जो मुक्त रूप से जो किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिल्कुल संस्तब्ध एकदम नियत रहते हैं, यानी कि वो कोई भी गति नहीं करते हैं। वो क्या होते हैं, सामान्य अवस्था में बिल्कुल स्थिर रहते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी चालक, आपने देखा होगा कोई भी चालक, हमेशा कोई भी तार होता है, हर एक चालक में, हर एक तार में वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा मौजूद रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन क्या होता है, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी जितना ऋणावेश होता है उतना ही धनावेश होता है। जिस कारण यानी धनावेश तथा ऋणावेश बराबर होने के कारण वो क्या होता है, वो पूरा का पूरा चालक होता है वो उदासीन होता है। जब वो उदासीन है तो इसका मतलब है बेटा कि इलेक्ट्रॉन उसमें गति नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है आपका ये जो U1 U2 U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN बटे में N, ये वाला मान, इस सब का मान क्या हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कोई भी गति नहीं होगी। तो ये किसके मान के बराबर बेटा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग ये यहाँ पर इसके पूरे, सॉरी एक मिनट, तो इसके पूरे की जगह पे हम लोग बेटा क्या रख देंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे। क्या रख देंगे हम लोग बेटा, इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे यहाँ पर 0 रख देंगे, और हमारे पास जो मिलेगा बेटा वो आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा देखो VD बराबर चल रहा था, VD इज इक्वल टू, अब ये पूरा का पूरा आपके पास में किसके बराबर है, ये सब ए वेक्टर टाउ, यानी ए वेक्टर टाउ है, कितनी बार है, एन बार है। तो हम लोग यहीं पे जस्ट रख देंगे, ये पूरा ए वेक्टर टाउ है, ये पूरा का पूरा ये ए वेक्टर टाउ है, और कितनी बार है, ये एन बार है, तो एन से मल्टीप्लाई करा देंगे, और इसके बटे में भी हमारा एन चल रहा है औसत निकालना में। तो हम लोग बेटा यहाँ से जो हमारे पास में ये वाला जो एन है, ये वाला एन इस वाले एन से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से VD वेक्टर बराबर आएगा आपके पास में निकल के जो आएगा वो ए वेक्टर टाउ निकल आएगा। ठीक है बेटा, अब ये VD बराबर ए वेक्टर टाउ आ गया। हम क्या काम करेंगे यहाँ पर एक हमने समीकरण बनाई है, ऊपर हमने बनाई है समीकरण 3, ये देखेंगे हम लोग, समीकरण 3 बनाई है हमने ये वाली। अभी इसमें समीकरण 3 में ये जो है ये वेक्टर है, ये वेक्टर का जो मान है, ये वेक्टर बराबर माइनस ई वेक्टर स्मॉल ई अपॉन एम, ये यहाँ से मान उठा के हम लोग वहाँ समीकरण में रख देंगे। यहाँ पर बेटा हम लोग समीकरण में रखेंगे, यहाँ पर लाके सॉरी, ये जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाला ये ए दिख रहा है, इसकी जगह पे आप क्या रखेंगे, ये पूरा का पूरा रखेंगे, यहाँ पर ये पूरा मान रखेंगे, ये इतना, यानी कि ये टाउ तो अपनी जगह पहले से मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ई वेक्टर स्मॉल ई अपॉन में एम माइनस, ये पूरा का पूरा यहाँ से रखेंगे। तो ये BD बराबर आपके पास क्या बनेगा बेटा, VD वेक्टर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल ई स्मॉल ई टाउ अपॉन एम बनेगा। यहाँ पर जो माइनस एम है ये आपको बता रहा है कि जो अनुगमन जो वेग है, इलेक्ट्रॉन जो है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहा है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हम लोग देखें, अगर ऋणात्मक चिन्ह करता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग से गति करते हैं। संख्यात्मक रूप से अगर इस मान को दिखाएं, हम लोग संख्यात्मक रूप से दिखाएं, यानी कि अदिश रूप में, यानी सदिश को हटाना चाहें, वेक्टर को हटा दें, तो हमारे पास बनेगा BD इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। ये समीकरण हमारी 4 बन जाती है बेटा। ठीक है, यहाँ से इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। और अब हम क्या काम करते हैं, जो हमारे पास एक समीकरण 1 थी, समीकरण 1 में हम लोग ई का मान रखने पर, यानी कि जो समीकरण 1 थी उसमें हम क्या काम करेंगे, उसमें से हम ई का मान उठा के यहाँ पर रखेंगे। क्या रखेंगे, ई का मान उठा के रखेंगे। देखो आप लोग बेटा ऊपर होगी आपके पास समीकरण 1 हमने मानी थी, और वो समीकरण 1 जो थी ये देखेंगे आप लोग बेटा। अब यहाँ से ई के बराबर बेटा, ई का मान क्या है आपके पास, V अपॉन एल,
इसका यूज अब आया है, यानी ई इजिकल टू वी अपॉन एल। ये ई का मान उठा के हम लोग वहाँ समीकरण में ले जाएंगे, और ई का मान है क्या आपका वी अपॉन एल, और ई की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे बेटा, यहाँ पर रखेंगे देखो यहाँ पर, अब ये आपके पास में जो था वो था, देखो ये बेटा ई दिख रहा है आपको, ये वाला ये इसकी जगह पे आप रखेंगे क्या, रखेंगे वी अपॉन एल। क्या रखेंगे, ये वी अपॉन एल। देखो पहले से हमारे पास ई टाउ अपॉन एम तो बचा हुआ पहले से ही था, तो ई टाउ और अपॉन में एम ये चल रहा, और ऊपर हमने बी होगा वो हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, और जो एल होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा, यानी ऊपर की चीज़ ऊपर और नीचे की चीज़ नीचे आ जाएगी। आप लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो अब यहाँ से इसको हम लोग बेटा क्या मान लेंगे, समीकरण 5 मान लेंगे बेटा, ठीक है। अब यह अनुगमन एवं विभवांतर में संबंध है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये अनुगम, अगर आपसे पूछता है बेटा, ये कहता है अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध बताइए, ये स्थापित कीजिए, तो ये जो निकल के आया आपके पास में, ये निकल के आया अनुगमन वेग, ये जो आपके पास बेटा निकल के आया वो अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध निकल आया बेटा, ठीक है। अब हमारे पास एक सूत्र होता है, क्या होता है, परंतु अनुगमन वेग एवं वैद्युत धारा के बीच जो संबंध होता है, इस संबंध को देखें तो ये जो संबंध होता है बेटा, वी डी इजिकल टू आई अपॉन ए एन ई, ये क्या होता है, वी डी इजिकल टू आई अपॉन ए एन ई, ठीक है, ये होता है। अब ये जो होता है, यहाँ से हम लोग इसको क्या देखें, इस मान को वी डी के बराबर, देखो आपने देखा ये समीकरण सॉरी, समीकरण जो 5 है, उस समीकरण 5 में आप लोग बेटा देख पा रहे हैं बी डी के बराबर क्या है, बी डी के बराबर है बी ई टाउ अपॉन एम एल। लेकिन आपके पास अगर धारा और अनुगमन वेग के बीच में अगर संबंध देखें तो आप पीछे ये डेरिवेशन निकाल चुके हैं, तो वो होता है बी डी इजिकल टू आई अपॉन ए एन ई। तो आप इन दोनों को, समीकरण 5 और समीकरण 6 को आपस में बराबर रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं, यानी कि समीकरण 5 से मान को उठा के समीकरण 6 में रख देंगे हम, कहाँ पर, वी डी की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, वी डी। तो आपने देखा ये वी डी, ये वाला जो मान था वी डी का, ये जो मान बी डी का था, ये वाला मान, इस मान को उठा के हम लोग इस बी डी की जगह रखेंगे, तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन बनेगी, ये वाली जो इक्वेशन बनेगी, वी ई टाउ अपॉन में एम एल इजिकल टू आई अपॉन ए एन ई, ये बनेगा आपके पास। जैसे ये बनेगा बेटा, यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, इधर की जो कुछ वैल्यू है, इधर की जो कुछ वैल्यू है, जैसे आप देखेंगे बेटा यहाँ से ये एम एल है, इस एम एल को उठा के यहाँ से यहाँ ले जाएं, कहाँ ले जाएं, यहाँ ले जाएं, और ये जो यहाँ ये आई है, इस आई को यहाँ ले आएं। इनका क्या करें, इसको आई को बेटा हम लोग, आई जो था, ये एम एल जो था वो हम ले गए यहाँ पर, और जो आई था वो हम ले आए, ये जो आई था वो इसकी जगह पे ले आए। तो इनमें क्या हो गया, यहाँ पर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बी अपॉन आई यहाँ बनेगा आपके पास बेटा, ये बी अपॉन आई रह जाएगा, और ये एम एल होगा वो ऊपर पहुँच जाएगा, इधर साइड देखो ये ऊपर आ गया, और इसके बाद में यहाँ पर ये जो ई और टाउ है, ये इसके यहाँ बटे में आ जाएगा, यहाँ पर इसके बटे में, ये कहाँ पर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, ये ई टाउ है, ये आ जाएगा इसकी जगह पे। जैसे ही यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो देखेंगे आप लोग, ये देखो नीचे आ गया, देखो ये ए एन ई जो पीछे पहले से चल रहा, ए एन ई पहले से चल रहा, और इसके साथ में यहाँ पर एक ई और टाउ आ गया, तो एक ई और एक ई इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा ई स्क्वायर, और यहाँ पर ये टाउ पहले से मौजूद है। तो आप देखेंगे यहाँ से बनेगा बी अपॉन आई इजिकल टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ बनेगा, ठीक है बेटा। जैसे ये बनेगा तो आप लोग देखेंगे बेटा, ये जो होता है एक नियतांक होता है, किसी चालक के लिए एक नियतांक होता है, क्या होता है, नियतांक होता है, और उस नियतांक को हम लोग यहाँ पर मानते हैं वैद्युत प्रतिरोध। क्या मानते हैं बेटा, वैद्युत प्रतिरोध। अब वैद्युत प्रतिरोध जो होता है वो होता है आपका कैपिटल आर। क्या होता है बेटा, कैपिटल आर। तो इस सब की वैल्यू होगी आपकी, क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। आप देखेंगे यहाँ से, ये देखा आपने, कैपिटल आर बराबर होता है एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। तो हम लोग बेटा क्या काम करेंगे, इसमें इस पूरे वैल्यू की जगह, किसकी जगह पे बेटा, इस पूरे वैल्यू की जगह पे, इसकी पूरे की जगह पे आप लोग क्या रखेंगे, कैपिटल आर रखेंगे। जैसे ही कैपिटल आर रखेंगे वैसे ही आपके पास बेटा निकलेगा यहाँ से
v अपोन आई, ये निकलेगा v अपोन आई बराबर r, यानी कि r क्या है बेटा, यहाँ पर एक आपका नियतांक है जो प्रतिरोध है, यही आपका क्या होता है, ओम का नियम होता है। एम का v अपोन आई बराबर आर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बी अपोन आई बराबर क्या होता है, आर होता है। तो हमने देखो कितने इजी वे से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की है। थोड़ा डेरिवेशन लंबा जरूर है, लेकिन इसे दो एक बार देखेंगे तो बड़ा इजी होगा और बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखें बार बार और इसको क्वेश्चन को करें, अपनी कॉपी पे लिख लिख के करें इस क्वेश्चन को, आपका क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। और इसके बाद में ये जो है आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, 2023 हो या कोई सा भी हो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और हर बार आता है लगभग। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि और बहन भाई भी जुड़ पाएँ हमारे चैनल से, जिससे हम अच्छे से अच्छे और भी वीडियो डाल पाएँ। और वीडियो देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वेलकम। जय हिंद, जय भारत।